प्राइम एट 4 प्राइम टाइम न्यूज का ऑप्टिमम डोज लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। आइए आपको बताता हूं प्राइम एट 4 में आज का मेन्यू क्या है। आज आपको दिखाएंगे कैसे संदेश खाली में लोगों का सब्र दे रहा है जवाब। संदेश खाली में असल में क्या चल रहा है और अब आगे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, हर अपडेट फटाफट अंदाज में पूरे डिटेल्स के साथ आपके सामने होगा। और अहम खबर आई है नीले समंदर से, जिसमें चीन की बड़ी चोरी पकड़ी गई है। क्या है ये चोरी, कैसे ड्रैगन की कारस्तानी नेवी के जाबाज जवानों से छिपी नहीं रही और अब चाइना को यह समझ में आने लगा है कि वो जो चोरी छुपे पहले कर लेता था अब ज्यादा दिनों तक कर नहीं पाएगा। साथ में यह खबर देखेंगे आप, हलाल का खेल, एसटीएफ ने कैसे कसी नकेल। क्या है ये पूरा मामला, हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाले कितना बड़ा खेल कर रहे थे। देखिए, एक तरफ वो कहते हैं कि हम ये मजहब के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ मजहब को भी नहीं छोड़ते। पूरी खबर दिखाऊंगा और इसके साथ दिखाएंगे बिहार की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। तेजस्वी के सियासी मंच पर दिखा शार्प शूटर। ये तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप अब शुरू होती हैं प्राइम एट 4 में। पहले अहम खबर आपको दिखाता हूं। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां संदेश खाली के मुद्दे पर सियासत बेहद तेज है। इस बीच इसी से जुड़ी खबर आपके सामने। संदेश खाली में आक्रोशित हुए लोग, टीएमसी नेता अजीत मैती के घर पर अटैक। नाराज लोगों ने संदेश खाली में किया हमला। गुस्साई लोगों ने मैती के घर पर किया हमला। अजीत मैती का घर और उसकी बाइक तोड़ ताड़ डाली। यहां पर आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये तोड़फोड़ देखिए घर में, और उसके साथ उसकी बाइक को भी नहीं छोड़ा गया। और यहां किस तरीके से टीएमसी के खिलाफ लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है वो देखिए आप। जिस तरीके से अपराध करने वालों को वहां संरक्षण दिया गया है। संदेश खाली ये संदेश देना चाहता है कि तब जबकि हम 21वीं सदी और डेमोक्रेसी और स्वतंत्रता के अब इतने सालों बाद और मजबूत होते लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। संदेश खाली पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने लोगों से कानून हाथ में ना लेने की अपील की है। কারো অভিযোগ থাকতে পারে, কারো এটা থাকতে পারে কি ওর প্রতি অন্যায় হয়েছে, কিন্তু যদি ও লোক আইন নিজের হাতে নেবে ওর আগে প্রথম ব্যবস্থা হবে। যদি কেউ মনে করে কি আমি নিজে আইন নিয়ে আমার প্রতি যে অন্যায় হয়েছে ওটাকে পূরণ করতে পারবো, ওটা অসম্ভব ব্যাপার আছে। আমরা এখানে যদি এরকম কেউ চেষ্টা করবে, এটা যে কারো যদি অভিযোগ থাকে ওটা প্রশাসন ও পুলিশ ওটা পূরণ করবে। और इस बीच एक बड़ी खबर और बता दूं आपको। वो खबर क्या है, बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी पुलिस हिरासत में। संदेश खाली जा रही लॉकेट चैटर्जी को पुलिस ने रोक लिया। बशीरहाट पुलिस ने लॉकेट को डिटेन कर लिया है। धारा 144 के वायलेशन के आरोप लगे हैं उन पर और उनको हिरासत में ले लिया गया है। लॉकेट चैटर्जी जो कि ये देखिए आप, यहाँ इन तस्वीरों में आपको दिखाई देंगी, जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं उनको रोका जा रहा है और आखिरकार उनको डिटेन कर लिया गया। संदेश खाली की राह ले रही थी वो, संदेश खाली जाते हुए उनको यहाँ डिटेन कर लिया गया। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी बहुत मुखर रही हैं इस मामले में और उन्होंने जमकर कोसा है पश्चिम बंगाल की सरकार को, वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के मुख्यमंत्री को, और लगातार इस बात को रेखांकित किया है कि किस तरीके से एक महिला के मुख्यमंत्री होने के बावजूद संदेश खाली में लगातार इतने दिनों से अत्याचार होते रहे महिलाओं के ऊपर, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री को इससे कोई सरोकार नहीं रहा। संदेश खाली को लेकर पूरे बंगाल में सियासत गर्म है। एक और टीएमसी इस मामले को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी पर शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगा रही है। आज दिन भर क्या क्या हुआ एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें बंगाल की सियासत का मौजूदा हाल बता रही हैं। एक और बीजेपी के नेता है, दूसरी ओर बंगाल की पुलिस है और दोनों के बीच तकरार जारी है। बीजेपी महिला मोर्चा का एक डेलीगेशन संदेश खाली जाने पर अड़ा हुआ था, लेकिन बंगाल पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए बीजेपी महिला डेलीगेशन का रास्ता रोक दिया। यहाँ पे संदेश खाली में 144 लिखा है, अभी हम लोग संदेश खाली नहीं पहुँचा, ये हमको ऑर्डर दिखा रहे हैं। जहाँ पे खड़ी हूँ 144 यहाँ पे नहीं है। काफी देर तक पुलिस और बीजेपी महिला डेलीगेशन के बीच सड़क पर बहस होती रही, लेकिन जब बात इतने पर नहीं बनी तो पुलिस ने बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी को हिरासत में ले लिया। पुलिस से उनको
डिटेन किया है, डिटेन कर इस गाड़ी में जो है लेकर जाया जा रहा है। बड़ा सुरक्षा घेरा लगाया गया था यहाँ पर और पुलिस से उनको डिटेन कर लिया है और तमाम जो है लॉयर्स जो है उनके साथ उन्हें देखिए लेकर जाया जा रहा है गाड़ी में। इसी गाड़ी में लॉकेट चैटर्जी और तमाम वो लोग हैं जिनको आज संदेश खाली जाना था और इस वक्त जो है बड़ी सुरक्षा के बीच में ये किया गया है, क्योंकि पुलिस की तरफ से बार बार ये हवाला दिया जा रहा था कि कल रात से संदेश खाली के 9 जगहों पर नए तर्ज से जो है धारा 144 लागू कर दी गई है और ऐसे में वो संदेश खाली नहीं जा पाएंगे। और इस बीच संदेश खाली का आरोपी शाहजहां शेख का अब तक पता नहीं चला है। शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त से अब तक दूर है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच सूत्रों से पता चला है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ईडी शाहजहां शेख पर शिकंजा कस सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शाहजहां को नोटिस भेजकर 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। तमाम गहमागहमी के बीच कल बंगाल के राज्यपाल से बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मुलाकात की थी और राज्यपाल को मौजूदा हालात की जानकारी दी थी। और इससे जुड़ा हुआ एक और अहम पहलू आपको बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक और महिला नेता को पुलिस ने रोका। बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष को पुलिस ने रोका। धमाखाली में फाल्गुनी पात्रा को पुलिस ने डिटेन किया है। यहां पर धमाखाली से आई हुई तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। लॉकेट चैटर्जी और यहां फाल्गुनी, बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष, उन्हें भी रोका गया और साथ में जिस एक व्यक्ति की वजह से ये पूरी स्थिति बनी है वो आपको दिखाई दे रहा है, शाहजहां शेख। और संदेश खाली के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक है। भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार पर महिलाओं की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। सूर्य सेन, बाघा जतीन, शशीन्द्र नाथ सान्याल, सुभाष चंद्र बोस जी और जहां से वंदे मातरम और जनगण मन दोनों लिखा गया, वो राष्ट्रवाद के स्वर देने वाली बंगभूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से पूरी तरीके से टूटी हुई महिलाओं के करुण स्वरों के द्वारा छलनी हो रही है। पश्चिम बंगाल में होगी पीएम मोदी की रैली। यह महत्वपूर्ण है कि संदेश खाली का यह बैकग्राउंड आप देख रहे हैं और जैसे जब वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर बोलेंगे तो उनकी बातों में क्या क्या सुनने को मिलेगा। 1 और 2 मार्च को पीएम मोदी की रैली यहां होने वाली है। इस दौरान कई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 और 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां रैली और उसके पहले संदेश खाली में जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। 1 और 2 तारीख को बहुत सारी परियोजनाओं का ऐलान यहां पर होगा, लेकिन उसके साथ साथ निश्चित रूप से यहां पर संदेश खाली को लेकर जो स्थितियां बनी हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ममता सरकार में जो स्थितियां रही हैं उसको लेकर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की बातों में उसका उल्लेख भी देखने को मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जो होने वाली है ये तब हो रही है जब संदेश खाली को लेकर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी आमने सामने हैं। पीएम मोदी की 2 रैलियां यहां प्रस्तावित हैं। पहली रैली 1 मार्च को आराम बाग में होगी, जबकि दूसरी रैली 2 मार्च को कृष्णानगर में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल में ये रैलियां और उसके पहले संदेश खाली की ये पृष्ठभूमि रूप से इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, सबकी निगाहें इस पर होंगी और प्रस्तावित रैली को लेकर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने क्या कहा है वो आपको सुनना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम का आया है, अभी तक कॉन्फर्मेशन आगे आने वाले समय में आपको दे पाएंगे। आने वाले 1 तारीख को यानी 1 मार्च माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावित जो सभा है वो आरामबाग जिले में होगा और 2 तारीख को वो किशननगर में उनका प्रस्तावित सभा है। दोनों जनसभाओं को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। तो सुकांतो मजूमदार ये बता रहे हैं कि ये प्रस्तावित रैलियां हैं और इस बारे में कंफर्मेशन उनको मिल जाएगा, ये उनको उम्मीद है। और आम चुनाव करीब हैं, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कामकाज को लेकर लगातार एक्टिव हैं। कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने सभी केंद्रीय मंत्रियों को बहुत साफ संदेश दिया है और विकास को लेकर खाका खींचने के निर्देश दे दिए।
जल्दी ही देश में आम चुनाव की घोषणा होने वाली है। इस बीच पीएम मोदी फुल एक्शन में हैं। पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों से अगले 100 दिनों का एक्शन प्लान मांगा है। इतना ही नहीं, मोदी ने अगले 5 साल का रोड मैप भी अपने मंत्रियों को देने के लिए कहा। बता दें कि बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई थी। इसी बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से संभावित प्लान और एक्शन का पूरा डिटेल मांगा है। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कौन मंत्री रिपीट होगा या नहीं होगा, ये सोचे बिना अपने आइडिया, एक्शन प्लान और रोड मैप दें। इस बीच आज पीएम मोदी वाराणसी में हैं। दौरे के दूसरे दिन यानी आज सुबह पीएम मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने स्वतंत्रता भवन में आयोजित कार्यक्रम में काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के टॉपर्स को सर्टिफिकेट वितरित किए। इसके बाद अपने संबोधन भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि महादेव के आशीर्वाद से काशी में चारों ओर विकास का डमरू बज रहा है। पीएम मोदी ने एक बार फिर गारंटी का जिक्र किया और कहा कि अगले 5 साल में विकास और रफ्तार पकड़ेगा। अगले 5 वर्षों में देश इसी आत्मविश्वास से विकास को नई रफ्तार देगा। देश सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। और पश्चिम बंगाल के बाद अब बात समुद्र की। कहते हैं जमीन पर वही राज करता है जिसकी समुद्र में पकड़ मजबूत होती है, और समंदर में चीन की एक नापाक हरकत पकड़ी गई है। मंगलुरु से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आई है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने चीन के एक जासूसी बोट को, स्पाई बोट को पकड़ा है। जांच एजेंसियों को शक है कि चीन कारवार नेवल बेस को निशाना बना रहा था। चीन के इस जासूसी बोट को जब्त कर लिया गया है। आधी रात में भारतीय जल क्षेत्र में घुसपैठ की गई। इंडियन वाटर्स में चाइना की स्पाई बोट क्या कर रही थी, खास तौर से आप जानते हैं तब जबकि मिलान 2024 चल रहा है। सबसे बड़ा ये संयुक्त नौसेना अभ्यास चल रहा है देशों का, जिसमें भारत और उसके साथ उसके सहयोगी देश यहां ड्रिल कर रहे हैं। तब ऐसे में यहां पर इस स्पाई बोट का क्या काम था? क्या भारत की और उसके साथी देशों की नौसेना यहां ड्रिल में क्या खास कर रही है और उसकी क्या तोड़ निकाली जा सकती है? क्या ड्रैगन इस स्पाई बोट के जरिए ये भांपने की कोशिश कर रहा था? अरब सागर में चाइनीज बोट मिलने से हड़कंप मच गया है। आनन फानन में इस बोट को जब्त किया गया है। इस बोट को लेकर और क्या अपडेट्स हैं, यहां देखिए। समुंदर में हिचकोले खाता यही वो चाइनीज बोट है जिस पर जासूसी के आरोप लगे हैं। इस बोट को गौर से देखिए। BVKY5 नाम के इस बोट पर ड्रैगन का झंडा लहरा रहा है। चीन अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आ रहा। एक और बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के पास इंडियन नेवी का सबसे बड़ा वॉर एक्सरसाइज चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चालबाज चीन मंगलुरु कोस्ट पर जासूसी करने में जुटा है। लेकिन हिंद के योद्धाओं ने धोखेबाज चीन की चालबाजी को नाकाम किया। पीठ पीछे गुस्ताखी ड्रैगन की फितरत है। तभी तो चीन रात के अंधेरे में हिंदुस्तान की जासूसी कर रहा था, लेकिन समुद्र में चौकस हिंद के योद्धाओं ने जिनपिंग की साजिश को नाकाम कर दिया। मंगलुरु के पास अरब सागर के भारतीय जल सीमा में मछुआरों ने इस बोट को देखा। होन्नावर के मछुआरों ने भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही चीनी बोट का वीडियो भी बना लिया। मछुआरों ने फौरन कोस्ट गार्ड को इसकी खबर दी। फिर क्या था, हिंद के जलवीरों ने बोट को चारों तरफ से घेर दिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये चाइनीज बोट पाकिस्तान के रास्ते भारत के जल क्षेत्र में पहुंचा। जासूसी बोट को कब्जे में लेकर कोस्ट गार्ड और मंगलुरु पुलिस जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि चीन कारवार नेवल बेस को निशाना बना रहा था। कारवार नेवल बेस अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित भारत का अहम नेवल बेस है। और अरब सागर में इस चाइनीज बोट को तब पकड़ा गया जब बंगाल की खाड़ी में, जैसे मैंने आपको बताया, एक बड़ी वॉर ड्रिल चल रही है। इस वॉर एक्सरसाइज में 50 से ज्यादा देश जुटे हुए हैं और इस एक्सरसाइज की आपको हम खासियत लगातार प्राइम एट 4 में बताते रहे हैं। इस बार फिर से आप देखिए, यहां पर ये जो नेवल ड्रिल चल रही है और उस ड्रिल के बीच में यहां पर चाइना की इस बोट का, स्पाई बोट का पकड़ा जाना। बहरहाल ये जो मिलान है ये भी चाइना को संदेश देने के लिए है। बेहद हाईटेक, सबसे बड़ा आज तक का ये नौसेना अभ्यास, इसमें कई यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं। खास बात यह है कि भारत समेत इसमें अमेरिका और रूस की नेवी भी शामिल हैं। तो इस एक्सरसाइज से क्या ड्रैगन बौखलाया हुआ है और इस वजह से ड्रैगन की स्पाई बोट यहां पर देखी गई। और जैसा मैंने आपको बताया, ये बेहद बड़ी वॉर ड्रिल है और ये वॉर ड्रिल निश्चित रूप से चाइना की समुद्र में मनमानी को चुनौती देने के लिए है।
50 से ज्यादा देश इस वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। 19 से 27 फरवरी तक ये युद्धाभ्यास चलने वाला है। 35 वॉरशिप और विदेशी सबमरीन इसमें हिस्सा ले रही हैं। 50 विदेशी एयरक्राफ्ट्स भी, फाइटर जेट्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार INS विक्रांत और विक्रमादित्य यहां साथ साथ दिखाई दिए हैं। मिलन 2024, 50 से ज्यादा देश इसमें वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अब यहां पर आपको यह भी बता रहा हूं कि किसको इससे सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है। यहां नक्शे में आप उस देश को देख रहे हैं जिसकी फितरत है, नियत है दूसरे देशों की जमीनों को हड़पना। सिर्फ जमीनों को नहीं, समुद्र में भी जाकर दूसरों का जो वाटर एरिया है उसको भी एनक्रोच करना। चीन की बौखलाहट क्यों है ये भी समझ लीजिए। वॉर एक्सरसाइज में चाइना को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उसके तमाम पड़ोसी देश इसमें शामिल हैं। इस लिस्ट में तमाम वो देश जो चाइना की इस दादागिरी से परेशान रहे हैं उनको साथ में लाया गया है। और वो जो यहां पर चाइना की 6 डॉट लाइन का विरोध करते रहे हैं वो तमाम देश इसमें लिए गए हैं। साउथ चाइना सी में चाइना की दादागिरी से परेशान देश क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं, इसलिए चाइना इसको लेकर खासा परेशान है। और यहां पर मैं नक्शे में आपको समुद्र में लगे हुए वो देश दिखा रहा हूं जो चाइना की इस सामुद्रिक दादागिरी से परेशान है। और वो यहां पर इस मिलन 2024 में नेवी वॉल ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। और ये चाइना को हजम नहीं हो रहा। वो जानना चाहता है कि क्या स्ट्रेटजी बन रही है, क्या प्लानिंग बन रही है, किस तरीके से उसकी मनमानी पर नकेल कसी जाएगी। और इसीलिए वो काउंटर स्ट्रेटजी बनाने के लिए इस तरीके से जासूसी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आगे आपको दिखाने वाला हूं कैसे भारत में रची जा रही है गजवाए हिंद की साजिश, षड्यंत्र। लेकिन उससे पहले देखिए पटना में आज किस तरह किस पर पुलिस की लाठियां चली। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे ग्राम रक्षा दल के सदस्यों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये लोग अस्थायी नौकरी और वेतन फिक्स करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी सुबह से ही बीजेपी दफ्तर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। इनकी मांग थी कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इनसे मुलाकात करें। जब मुलाकात नहीं हुई तो ग्राम रक्षा दल के सदस्य उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हरियाणा के पंचकुला में 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे और तलवारें चली। पंचकुला के सेक्टर 9 में हुई ये वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है कि युवक इस सड़क पर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मारपीट में घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही हमलावर वहां से फरार हो गए। जालंधर में तेज रफ्तार कार ने दुकान के बाहर खड़े लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीसीटीवी में वीडियो साफ तौर पर दिख रहा है। कुछ लोग दुकान के बाहर खड़े हैं, तभी एक तेज रफ्तार कार लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाती है। दुकान के बाहर रखा सामान हादसे में बर्बाद हो गया। बताया जा रहा है कि कार चालक को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में खेत में काम कर रहे युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। युवक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। युवक की ओर भागते हुए तेंदुए का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि तेंदुआ तेजी से गन्ने के खेत में दौड़ रहा है। कर्नाटक के हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन पर एक मुस्लिम रेलवे कर्मचारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस शख्स पर अयोध्या से वापस आ रहे श्रद्धालुओं से ट्रेन में बदसलूकी का आरोप है। शिकायत करने वाले श्रद्धालुओं ने कहा कि ये शख्स फुट ओवर ब्रिज की जगह ट्रेन के अंदर से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसकी लोगों से बहस हो गई। गजवाए हिंद काल्पनिक लगता था कुछ लोगों को, लेकिन यहां दारुल उलूम देवबंद की तरफ से गजवाए हिंद को वैधता देने वाला फतवा सामने आया और इसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। कुछ कट्टरपंथी संगठन इस फैसले के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। में से ये वेबसाइट पर है। आज 2024 से पहले बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 से है, इसको पहले क्यों नहीं देखा? यूपी में भी 7-8 साल हो गए गवर्नमेंट को, इसको पहले क्यों नहीं देखा? आज ही क्यों इसकी जरूरत पड़ी ऐसी? कहता हूं कि वो फतवा गलत आया है और इस तरीके से कोई फतवा नहीं आना चाहिए। जो हमारे मुल्क के अंदर संविधान है, जो हमारे मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म है, उसके दरमियान अगर ऐसा कोई फतवा आता है तो वो बिल्कुल गलत है। मुझे बड़ा हैरत होती है और कभी कभी हंसी आती है देवबंद के फतवे के ऊपर। जो लोग कल तक इमाम मेहंदी का वजूद ही नहीं मानते थे, कस्बा हिंद को ही नहीं मानते थे, आज वो कस्बा हिंद को मानने लगे। मतलब गिरगिट की तरह रंग बदलना कोई इनसे सीखे, एक बात। दूसरी बात यह है कि कस्बा हिंद से हिंदुस्तान का कोई के मुसलमानों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। गजवा
असल में आपने सुना होगा गाजी शब्द सुना होगा, वही उसी के पास का शब्द है गजवा। जीतने वाले को, फतह करने वाले को गाजी और विस्तार करने वाले को, फतह को, विस्तार को गजवा कहा जाता है। गजवाए हिंद का मतलब है भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले गैर मुस्लिमों को, जिनको उनकी निगाह में वो लोग काफिर कहते हैं, उनको जीतने से इसकी मुराद है। और इसके बीच में इनके बीच में इस्लाम का झंडा बुलंद करना, ये इनका मकसद। भारत में गैर मुसलमान का मतलब सीधे सीधे हिंदुओं से है, यानी गजवाए हिंद का मतलब है जंग के जरिए पूरे भारत के इस्लामीकरण की सोच। और इसे दारुल उलूम देवबंद ने सही मानते हुए इस पर मुहर लगाई। बहरहाल इस पर जो तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं वो मैंने आपके सामने रखा। ये कौन से लोग हैं? वो कह रहे हैं, टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसके पहले क्यों नहीं इस बात को रेखांकित किया गया। सवाल यह है कि अगर किसी गलत को किसी भी समय गलत कहा जा रहा है तो क्या वो गलत कहना गलत है या जो लोग वो कर रहे हैं वो गलत है? ये कोई पहला मौका नहीं है जब देवबंद के फतवे पर सवाल उठे। ऐसे फतवे कई बार देवबंद की तरफ से जारी किए गए हैं। गजवाए हिंद को मान्यता देने के संदर्भ में, गजवाए हिंद में मरने वाले को शहीद बताने के संदर्भ में उनकी तरफ से बातें हुई हैं। बच्चा गोद लेने के संदर्भ में उन्होंने फतवा जारी किया। एनसीपीसीआर की आपत्ति के बाद इसे हटाया गया। असल में दारुल उलूम देवबंद के इस तरीके के जो फरमान हैं, जो फतवे हैं, उनके संदर्भ में आपको बता रहा हूं। कैमरे वाले मोबाइल के इस्तेमाल पर भी इन्होंने फतवा लगा दिया था। फोटोग्राफी, वीडियो बनाने को इन्होंने गलत बताया था। अनचाही प्रेगनेंसी के संदर्भ में इन्होंने फतवा जारी कर दिया था। गर्भ निरोधक चीजों के इस्तेमाल को इन्होंने गलत बताया था। लड़कियों की पढ़ाई पर फतवा जारी किया था। पुरुष टीचर से लड़की के पढ़ने पर भी इन्होंने उसे गलत बताया था। टाई पहनने पर इन्होंने फतवा जारी किया था। टाई पहनने को गैर इस्लामिक करार दिया गया था। तो इस तरीके के फतवे, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ इट, इन तमाम फतवों के ऊपर अभी ये फतवा, जब कई बार कहा जाता था गजवाए हिंद का षड्यंत्र चल रहा है और गजवाए हिंद वाली मानसिकता इस देश में कई जगहों पर पनप रही है, तो उसको गलत बताया जाता था, कपोल काल्पनिक बताया जाता था। लेकिन यहां दारुल उलूम देवबंद बता रहा है कि असल में वो सोच रही है और पुख्ता तौर पर रही है। और इस वक्त की एक और खबर आपको बता दूं, अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान का बड़ा बयान। सुनना चाहिए उन लोगों को जो बंटवारे के बटी हुई सोच की बात करते हैं। मथुरा काशी जैसे मसले का समाधान अदालत से बाहर होना चाहिए। मसला आपसी सहमति से सुलझाया जाना चाहिए। मसला सुलझा तो ये समुदायों का दिल और भरोसा जीतेगा। काशी मथुरा विवाद को कोर्ट के बाहर सुलझाने की अपील की गई है कि किसी भी विवाद का आपसी सहमति से हल निकलना चाहिए। उसकी बात यह है, कुछ और ही होती है, जिसमें विवाद का हल निकलने के साथ साथ दिल भी मिलते हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास बना रहता है। तो और मुसलमान समाज की संस्थाओं से अपील करता हूं कि काशी और मथुरा जैसे मसलों का हल अदालतों के बाहर मिलजुल कर निकालने का प्रयास करें। और अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान के इस बयान के बाद सवाल उठाए गए, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इसका स्वागत किया गया। कई बार इस तरह की बातें आती हैं और सब ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ करें और 1 महीने में इस बात को हमारे संगठनों के साथ बैठ के बात करेंगे तो हम इसमें सहयोगात्मक रूप से बात करेंगे। लेकिन इस तरह की हवाबाजी की बातें नहीं होनी चाहिए। पहले भी इस तरह की बात होती रही है, रेजोल्यूशन का कुछ नहीं आया है। यह बहुत ही अच्छी विषय है कि जिस प्रकार से ऑल इंडिया सूफी काउंसिल ने पहल किया है कि ज्ञानवापी और मथुरा की मामला जो है उसको कोर्ट से बाहर सुलझाने की जो पेशकश की गई है, बिल्कुल होनी चाहिए। यह देश हम सबका है और सभी को मिल करके ही इस देश को आगे बढ़ाना है। उनकी कथनी और करनी में फर्क है, उनके साथ क्या बैठा जाए। इसलिए मेरा मानना यह है कि दीवान साहब को पिछली हिस्ट्री याद रखनी चाहिए। बात करें, लेकिन हिंदू पक्ष को पहले इस बात पर तैयार करें, गिव एंड टेक पर। अगर वो कहें नहीं जी हमें तो ये चाहिए, तो उनसे बात करने का कोई मकसद ही नहीं बनता ना। कोर्ट में जो केस चल रहा है देखा जाएगा, जो कुछ भी होगा। और आगे आप देखने वाले हैं तेजस्वी के सियासी मंच पर शार्प शूटर। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं देश की टॉप पॉलिटिकल खबरें बहुत क्विकली। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों में से 9 पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। वाराणसी से अजय राय, सहारनपुर से इमरान मसूद,
अमरोहा से दानिश अली, बाराबंकी से पीएल पुनिया के बेटे तनुष पुनिया, झांसी से प्रदीप जैन, गाजियाबाद से डॉली शर्मा, महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी और फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अनुमति के बाद उम्मीदवारों का ऐलान होगा। राजा भैया के इंडी गठबंधन में शामिल होने की खबर पर अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर वो आना चाहें तो उनका स्वागत है। अखिलेश मुजफ्फरनगर दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सभी सहयोगियों से मंत्री बनाने का वादा किया है और जो मंत्री नहीं बनेगा वो नाराज होकर गठबंधन से बाहर आएगा और हम उनकी मदद लेंगे। राजा भैया को लेकर जब पत्रकारों ने पूछा तो सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। देखिए, जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बीजेपी के 5 लोकसभा क्षेत्रों के नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा सहित यूपी सरकार के शीर्ष मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सीतापुर नगर गेस्ट हाउस में बीजेपी नेता प्रबुद्धजनों से लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने तेजस्वी यादव के MY और बाप वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राजद माई बाप के साथ ससुराल की भी पार्टी है। उन्होंने ससुराल का पूरा मतलब समझाते हुए कहा कि सा से साधु, सा से सुभाष, रा से राबड़ी और ला से लालू है। तमिलनाडु के शिवगंगा से लोकसभा सांसद कीर्ति चिदम्बरम के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र में कई पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि अगर किसी को कार्ति चिदम्बरम मिलते हैं तो उन्हें लेकर यहाँ आए, क्योंकि सांसद बनने के बाद वो लापता हैं और अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को भूल गए हैं। उन्हें ढूंढकर लाने वालों को इनाम दिया जाएगा। और अब बात बिहार की, जहां से आई एक सियासी तस्वीर ऐसी है कि भूचाल ला दिया है। तेजस्वी यादव विवाद में घिर गए। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर तेजस्वी को शार्प शूटर से क्यों हाथ मिलाना पड़ा। विस्तार से रिपोर्ट देखिए। लालू के लाल और पूर्व डिप्टी सीएम बिहार को बदलने के लिए जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। तेजस्वी पूरे प्रदेश में घूम घूम कर बिहार की तस्वीर और लोगों की तकदीर बदलने की बात कर रहे हैं। और राजनीति में आने का मतलब ही यही है कि आप जनता की सेवा कर सकें। तो हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया है। लेकिन यहाँ तो ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। जो तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं की तकदीर बदलने का दम भर रहे हैं, वो तेजस्वी यादव खुद शार्प शूटर से हाथ मिला रहे हैं। सिवान में जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के मंच पर शार्प शूटर नजर आया। तस्वीरों में नजर आ रहा शार्प शूटर का नाम मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी बताया जाता है। बंटी की कुंडली पर नजर डालें तो मोहम्मद कैफ का अपराध से पुराना नाता है। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में जेल गया था। शहाबुद्दीन की भांजे की हत्या में भी मोहम्मद कैफ जेल काट चुका है। श्रीकांत भारतीय की हत्या में भी इसका नाम आया था। अग्निवीर छात्रों को आंदोलन के लिए भड़काने वालों में भी मोहम्मद कैफ का नाम शामिल था। शार्प शूटर के साथ मंच साझा कर तेजस्वी घिर गए हैं। जेडीयू ने आरजेडी और तेजस्वी पर निशाना साधा है। ये तेजस्वी यादव जी को अंडर हैंड राजनीति में डील कर लेते, लेकिन आप कम से कम प्लेटफॉर्म पर बैठा कर करके राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर उसको सम्मान दिया जाना बिल्कुल ही गलत है। वहीं सियासी बवाल को देखते हुए आरजेडी तेजस्वी के बचाव में उतर आई है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मंच पर कौन चढ़ता है, इसके बारे में जानकारी कैसे रखा जाएगा। कौन मोहम्मद कैफ है मैं नहीं जानता, और राजनीति करने वाला कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति स्टेज पर चढ़ता है वो किसी को पहचानता नहीं है, और किसी के ललाट पर नहीं लिखा है कि ये क्रिमिनल है, ये ईमानदार आदमी है कि क्या है।